हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। देखो आज के एपिसोड में क्या बात करने वाला हूँ मैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नेचर बताने वाला हूँ। किसका? ये जो एनुलिन सिस्टम होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सबका स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से यानी केमिकल शिफ्ट की हेल्प से यह बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप शिफ्ट असाइन कर सकते हो इनको। देखो मैं इतने सारे एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ, इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैं बुक से नोट करके लिख लेता हूँ या प्रीवियस ईयर से, क्योंकि इतना मैं बना सकता हूँ अच्छे एग्जाम्पल, या पर सारे याद आना मुश्किल होता है, तो इसमें से एक सेलेक्टिव एग्जाम्पल मिलते हैं। दूसरा, एक तो पहले से लिख के रखता हूँ तो टाइम बच जाता है आपका वीडियो का, ठीक है। तो आपको बस नजर मारनी होती है और मैं सॉल्व कराते टाइम देख सकते हो। वह मैं बनाऊंगा तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। आओ कंटिन्यू करते हैं। देखो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर कैसे बता सकते हैं। देखो क्या हो सकता है मेरे पास कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं जो एरोमेटिसिटी बढ़ते हैं। एरोमेटिक हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। ये इधर फोकस करो, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इधर स्पेस उसीलिए छोड़ा है, ठीक है। देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें जो बी पाई होता है, जैसे बी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। किस डायरेक्शन में घूमती है? क्लॉकवाइज में। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि एंटी एरोमेटिक में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। शायद इसी की बेस पर कभी इनको एंटी से एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी मेरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका फर्क क्या पड़ेगा कि क्लॉकवाइज में घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, और नॉन एरोमेटिक में कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है जनरली, ठीक। मतलब अगर पाई फील्ड होगा तो वो उसी के हिसाब से होगा जो एनाइसोट्रॉपी शो करेगा, ठीक है। आओ देखो, जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग, तो मैंने बताया जो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज में जब घूमती है अंदर की तरफ तो ये जो फील्ड जनरेट करती है कुछ इस तरीके से करती है, ठीक है, कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो बनाती है कि ये जो एच आते हैं ये पैरा वाली साइड में आते हैं और अंदर डाया फील्ड बन जाता है, ठीक है, और बाहर की तरफ पैरा फील्ड बन जाता है। सोचो अगर ये कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता, देखो जैसे मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ नोट करो। सोचो ये कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता और उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती वो कुछ इस तरीके से पड़ी होती और वो किस में घूम रही होती? एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूम रही होती। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती, तो जो उसका फील्ड जनरेट होता वो कुछ इस तरीके से जनरेट होता ना, ये पैराफील्ड और बाहर की तरफ अंदर की तरफ पैराफील्ड हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और बाहर की तरफ डायाफील्ड। और एरोमेटिक में अंदर की तरफ डायाफील्ड, बाहर की तरफ पैराफील्ड। ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, ये चीज पता होगी तो आपको पता चल गया। यहाँ से आपको क्या नोट कर सकते हो? देखो ये नोट करो कि अंदर की तरफ पैराफील्ड और बाहर की तरफ डाया होगा एंटी एरोमेटिक में, और एरोमेटिक में ऐसे बनाकर अंदर की तरफ डाया लिखो और बाहर की तरफ पैरा, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। वो आपको करना है इस तरीके से, मैं बताता हूँ। देखो फॉर एरोमेटिक लिखो, एरोमेटिक, ठीक है। देखो ये जो घूमेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और जो फील्ड बनेगा वो ऐसा बाहर पैरा अंदर डाया बनेगा। यहाँ केमिकल शिफ्ट बढ़ेगी, यहाँ केमिकल शिफ्ट घटेगी। एंटी एरोमेटिक की बात करूँ तो उसमें कोई ऐसी मान ले मैंने कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसे एंटी एरोमेटिक बना सकता हूँ? ये 6 मेंबर को देखो सीख लो। 1 2 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारे प्लेनर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं। मत सोचो ये होगा और ये सारे में सर्कुलेट तो कर ही रहा होगा, और पर ये किस में घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है 6 मेंबर रिंग का जो बना के दिखा रहा हूँ। इस कंपाउंड को नोट कर लेना, ठीक है, लिख लेना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका फील्ड कुछ ऐसे जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ डाया और अंदर की तरफ पैरा, क्योंकि अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये ले रखी है दोनों के लिए, ठीक है। देखो बाहर की तरफ डाया, अंदर की तरफ पैरा, तो बाहर की तरफ केमिकल शिफ्ट घट रही होगी, अंदर की तरफ केमिकल शिफ्ट बढ़ रही होगी एंटी एरोमेटिक में। यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? एंटी एरोमेटिक में ज्यादा होगी, अंदर की तरफ कम होगी। बाहर का वाला प्रोटॉन क्या होगा? सील्डेड होगा एंटी एरोमेटिक में, अंदर वाला डीशील्डेड होगा। एरोमेटिक की बात करूं तो बाहर का प्रोटॉन डीशील्डेड होगा, अंदर का प्रोटॉन सील्डेड होगा। तो लिख सकते हैं इसमें कि आउटर प्रोटॉन क्या होगा? डीशील्डेड, इनर प्रोटॉन
शील्डेड, इसमें आउटर प्रोटॉन शील्डेड, इनर प्रोटॉन डीशील्डेड, ये सब नोट करेंगे इसके लिए, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, कैसे कैसे हैं, आओ देखो ये कंपाउंड है कोई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही होगी। अब देखो ये मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मुझे नहीं पता कि केमिकल शिफ्ट क्या है, लेकिन मुझे अगर उसने लिख के दे दिया कि जो बाहर वाले प्रोटॉन हैं, आउटर प्रोटॉन, इनकी 7.29 ppm के आसपास है केमिकल शिफ्ट, और जो ये इनर वाले आ रहे हैं, ये जो फील्ड में आ रहे होंगे, ये DFT ऐसा बना रही होगी ना अंदर पैराफील्ड, इसकी 0.5 ppm के आसपास है। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि आउटर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट क्या है मेरी, ज्यादा है, इनर की कम है। और ऐसा किस केस में था, एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में आउटर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट ज्यादा होती, इनर की कम होती थी। आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड होते थे, इनर शील्डेड होते थे। तो ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है, इससे पता लगा दिया मैंने एरोमेटिक है। दूसरा वो कह दे कि मेरा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक गिवन है, तो मुझे इनकी केमिकल शिफ्ट कितनी होगी, देखो भैया इनकी केमिकल शिफ्ट कितनी होगी, बेसिकली ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो एरोमेटिक कहाँ से बता दिया मैंने, मैं भी पागल हो रहा हूँ क्या, ये पहला साफ कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पर देखो, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, सीधी बात देख लो भैया, ये रहा sp3 कार्बन, प्लेनर नहीं है, ठीक है, sp3 कार्बन, उसकी पेरीफेरी, जो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 था उसकी पेरीफेरी एरोमेटिक थी। पेरीफेरी पर मतलब पेरीफेरल, जैसे ये हो गया, इसकी पेरीफेरी पर तो कंजुगेशन चलता है, ठीक है, अंदर ये ऊपर की तरफ नहीं पता चलता, एक ही प्लेन में चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लेन वाला ही एक sp3 हो गया, तो नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये जो प्रोटॉन है नॉर्मली CH2 का प्रोटॉन है, CH2 का प्रोटॉन 1.4 पर होता है, थोड़ा सा pH का सब्स्टिट्यूशन है, ये तो 1.8 ppm के आसपास मिल जाएगा वैसे भी, ठीक है। ये बाहर वाले एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट शो करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, तो ये 5.2 ppm के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड का एनाइसोट्रॉपी मिलेगा क्योंकि ये कंजुगेशन में तो रहेंगे, तो 5.2 मतलब 4 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया। ये नॉर्मली नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक तो पता होता ही है, क्यों भैया, क्यों पता होता है, क्योंकि इनका एक तो रेंज पता है मुझे 4.5 से 6.5 एलिवेटिक की, एरोमेटिक की 6.5 से ऊपर होगी। आओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो कह दे ये 3 प्रोटॉन दे दे, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो या तो वो बोल दे कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसमें केमिकल शिफ्ट असाइन करो इस प्रोटॉन के लिए, ये जो बाहर वाले प्रोटॉन है एंटी एरोमेटिक है, तो बाहर वाले प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट क्या होगी, कम होगी, और अंदर वाले प्रोटॉन की जो इसमें आ रहे होंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है, तो अंदर जो बन रहा होगा अब पॉजिटिव बन रहा होगा, अंदर पैरा बन रहा होगा, और बाहर जो बन रहा होगा वो डाया फील्ड बन रहा होगा। और डाया में अगर मेरा आया है प्रोटॉन तो उसकी केमिकल शिफ्ट कम होगी। देखो आपको ताज्जुब होगा कि इसमें जो ये वाला प्रोटॉन है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट होती है 10.11 ppm, इसकी होती है 14.3 ppm के आसपास, और इनकी होती है 3.1 ppm के आसपास केमिकल शिफ्ट। हाँ, तो मुझे इस अगर या वो केमिकल शिफ्ट लिख के देंगे तो भी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि भैया बाहर वालों की कम है, अंदर वालों की ज्यादा है, इतनी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा तो ऑब्वियसली होगी, अंदर पैरा क्यों इसलिए बनना है क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। देख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक ही तो होता है। 4n सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर, सारे प्लेनर है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये पता चल गया मुझे, केमिकल शिफ्ट से भी पता चल जाएगा एंटी एरोमेटिक है, लिख के दे दिया। केमिकल शिफ्ट भी पता चल जाएगी कि अंदर वालों की ज्यादा होगी। अच्छा, इसकी वाली क्यों ज्यादा होगी, इससे वही कि इसको ज़्यादा फील्ड मिल रहा है, डायरेक्ट निगेटिव का भी तो फील्ड मिल रहा है, डायरेक्ट निगेटिव का फील्ड भी तो मिल रहा है इसको, डायरेक्ट निगेटिव का पैरा फील्ड मिल रहा है। डायरेक्ट निगेटिव का मतलब है कि उसके उस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे पॉजिटिव का मतलब है कि उस पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, निगेटिव का मतलब उस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। स्पीड बढ़ाओ यार, तुम लोगों की स्पीड बहुत कम है, ठीक है। आओ समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पर मूव करते हैं। 4 में जो है देखो, ये कैसा कंपाउंड है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एरोमेटिक कंपाउंड है बेसिकली। तो वैसे तो मुझे पता भी चल जाएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और वो या तो वो लिख कर दे दे या एरोमेटिक से पूछ ले। तो देखो ये जो बाहर वाले हैं इनकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, 8.2 से 9.6 ppm के आसपास होती है इनकी केमिकल शिफ्ट। और इन दोनों में देख लो, अब इन दोनों में किसको डाया ज़्यादा मिल रहा होगा, ऑब्वियसली इस वालों को डाया ज़्यादा मिल रहा होगा,
ये एच ए और एच बी देखूं तो आपको पता है एच ए की केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी एच बी से, एच बी की कम क्यों होगी, क्योंकि इसको डाया ज़्यादा मिल गया, तो एच बी की केमिकल शिफ्ट 171, निगेटिव में 1.71 के आसपास हो जाती है, एच ए की निगेटिव में 0.25। हाँ टी एम एस से भी कम होगी भैया, हो जाती है टी एम एस से भी कम, क्योंकि इतना ज़्यादा डाया फील्ड मिल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है खुद तू देख लो आप, कुत्ते की तरह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा भरे हैं भूस की तरह, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4, या बाहर वाले देख के भी तो ये बता सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, 5 है एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है सॉरी। ओ एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। CH3 है। अब ये जो सिस्टम है ये CH3 की पूछ ले वो, तो देखो ये जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी पर कंजुगेशन चल रहा होगा, और एक्चुअल में ये कंजुगेशन से अगर वो बोल दे, या तो बोल दे कि CH3 के अंदर वालों की कम है और बाहर वाले प्रोटॉन्स की ज़्यादा है, तो मुझे पता चल जाएगा एरोमेटिक है, या मुझे पहले से पता है कि ये एरोमेटिक है, वो लिख के दे दे, एक चीज़ तो वो बताएगा, या मैं देख लूँगा 4n पाई से भी कि एरोमेटिक बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर दोनों का GOC प्लस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलाकर भी दे सकता है कॉन्सेप्ट। देखो समझो, फिर वो CH3 जो है, इनकी CH3 की माइनस की 4.25 के आसपास हो जाएगी ppm। हाँ भैया इतना एरोमेटिक है कि अंदर इतना ज़्यादा डाया फील्ड क्रिएट हो गया होगा, अंदर की तरफ वाले प्रोटोन है ना, इतना ज़्यादा डाई फील्ड क्रिएट होगा, और बाहर पर इतना ज़्यादा पैरा फील्ड क्रिएट हो गया होगा कि 7.2 से 8.5 ppm के आसपास। आओ अगला, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बेसिकली, तो ये अगर एरोमेटिक सिस्टम था तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया होगा, और भैया एंटी एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होते ही ये वाला सिस्टम आपको पता है अंदर के CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा घट गई होगी, क्योंकि अंदर पैरा फील्ड आ गया होगा। अब अंदर कौन सा फील्ड आ गया होगा, पैरा, और बाहर कौन सा फील्ड आ गया होगा, डाया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में अंदर पैरा फील्ड होता है, अंदर वाले प्रोटॉन डीशील्डेड होते हैं, तो CH3 बहुत ज़्यादा डीशील्ड होगा, और आप यकीन नहीं करोगे 21 ppm के आसपास इसकी केमिकल शिफ्ट होती है। हाँ एंटी एरोमेटिक में अगर अंदर पैरा फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वो डाया जितना ज़्यादा वो नहीं करता ना, इतना इससे ज़्यादा पैरा मतलब एंटी एरोमेटिक वाले करते हैं, तो ये 21 ppm के आसपास तक होती है इन CH3 की, और बाहर वाले जो प्रोटॉन होते हैं इनकी 2.5 या 3.5 के आसपास, बस 2-3 ppm के आसपास, वरना ये अगर एरोमेटिक होता तो बाहर वाले देख लो 8 और 7 के आसपास कूद रहे हैं। 7वां इस 18 एनुलीन सिस्टम है। 18 एनुलीन सिस्टम, आओ 18 एनुलीन बनानी भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो नाम से भी तो दे सकता है ना, एग्जाम जरूर थोड़ा ना कि स्ट्रक्चर बना के दे पाए, मुझे नाम से भी दे देगा, ठीक है। तो 7 था 18 एनुलीन सिस्टम है। अब 18 एनुलीन सिस्टम तो बनाना आना चाहिए। कैसे बनेगा, 6 पंखड़ी मैं बनाना सिखाता हूँ, 6 पंखड़ी बना लो, 1 2 3 4 5 6। 6 में देखो, 1 को ऐसे बनाओ, 2 को ऐसे, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 1 ऐसे, 2 ऐसे, ठीक है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, 18 एनुलीन सिस्टम बन गया ये। देखो अब यहाँ पर सब पर एक H होगा, H, क्योंकि सारे कार्बन ये sp2 है बेसिकली, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, H H H H, तो ये 12 हाइड्रोजन आउटर में हो गए, बाहर की तरफ हो गए। देखो ये तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इससे भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन इनका अंदर की तरफ भी होगा। हाँ इसमें 1 हाइड्रोजन अंदर की तरफ भी होगा, तो ये 6 इनर हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन इनर में है। 18 एनुलीन सिस्टम, 18 एनुलीन इज एन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। 18 एनुलीन मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2, 4n = 16, n = 4, ठीक है। तो ये एरोमेटिक सिस्टम है, 18 एनुलीन एरोमेटिक सिस्टम है, तो आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड होंगे और इनर प्रोटॉन शील्डेड होंगे। ये बात आपको पता चल गई होगी, बिल्कुल चल गई होगी भैया, अब तक तो आप सीख ही गए हो। तो बाहर के अंदर के प्रोटॉन शील्डेड हैं, तो मतलब अंदर वालों की क्या, अंदर वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और उनकी ये डाया फील्ड में आ रहे हैं, बाहर वाले पैरा में आ रहे हैं। तो बाहर वाले जो 12 हाइड्रोजन होते हैं इनकी केमिकल शिफ्ट होती है, इनकी केमिकल होती है 9.6 ppm के आसपास, और जो अंदर वाले 6 होते हैं इनकी केमिकल शिफ्ट होती है -4 ppm, -4 ppm के आसपास। तो लिख सकते हैं कि जो आउटर वाले होते हैं इनकी होती है
9.6 ppm के आसपास, और इनर वालों के थे माइनस के 4 ppm के आसपास। देखो आपने बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े होंगे कि सर एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 18 एनुलिन्स कंपाउंड है ना, ये जो भी मिला मैंने पूछ लिया अब। हाँ, ये जो 18 एनुलिन कंपाउंड है ना, ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है एरोमेटिक होने के बाद भी, क्योंकि ये जो अंदर की 6 हाइड्रोजन है ना, इनका रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, इनका रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा रिपल्सन करती है ना कि बहुत कम जगह में 6 हाइड्रोजन का रिपल्सन बहुत कम जगह में देखने को मिलता है। एक जगह ऐसी है जहाँ ये कंपाउंड को रहने नहीं देती, थोड़ी देर बाद इसको नॉन प्लेनर बना देती है और एरोमेटिक ही खत्म कर देती है। ये हाइड्रोजन देखो एरोमेटिक होने के बाद आपने पढ़ा होगा कि एंटी एरोमेटिक नॉन प्लेनरिटी अटेन कर लेते हैं कि जिससे वो नॉन एरोमेटिक बन जाए, पर ये एरोमेटिक इन 6 हाइड्रोजन की वजह से बेचारा ज़्यादा देर तक स्टेबल रह नहीं पाता। ये एरोमेटिक कंपाउंड बहुत कम है, बहुत रेयर में ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि एरोमेटिक स्टेबल नहीं रह पा रहा है इतने ज़्यादा रिपल्सन की वजह से, ठीक है, बहुत रेयर एग्जाम्पल है। आओ ये है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, इसमें ये 4 प्रोटॉन है, ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन की, तो बाहर तो इसमें क्या हो रहा होगा, ये जो आ रहा होगा बेसिकली ये पैराफील्ड में आ रही होंगी कहीं ना कहीं, ये पैराफील्ड हो रहा होगा, और ये जो ऊपर की तरफ आ रही होंगी कहीं ना कहीं ये डायाफील्ड में आ रही होंगी, डायाफील्ड में। तो इनका जो केमिकल शिफ्ट होगी तो ये ऐसे में बढ़ती चली जाएगी, जैसे इसकी 0.51 ppm के आसपास ही होगी क्योंकि 0 ppm डायाफील्ड में आ रही है बेसिकली, 0.78 ppm मान लो इसकी, 7-8 ppm, इसकी 2.4 ppm के आसपास मान लो या 5 ppm, और ये होगी अपनी 7.5 ppm। ये तो डायरेक्ट एरोमेटिक है, ये CH2 से लगे हुए हैं ना, दिक्कत है, ठीक है, तो ये भी आना चाहिए ये भी। अच्छा ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो है कि अल्फा हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी या बीटा पोजीशन की हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी केमिकल शिफ्ट। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नेफ्थलीन में कहाँ होता है, अल्फा पोजीशन पे होता है, तो यानी अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा पोजीशन पे ज़्यादा है, और अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मतलब केमिकल शिफ्ट कम है। तो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर अगर बताऊँ मैं, तो जो मेरा होगा बीटा की केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी अल्फा से। दिस इज एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो वो कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड दे दे और उनकी केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर पूछ ले, तो यहाँ तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक चल रहे हैं, अगर वो कई बहुत सारे कैसे कंपाउंड दे एरोमेटिक ही दे दे, जैसे मैं बताता हूँ 3 मेंबर एरोमेटिक कंपाउंड ये होता है C3H3, ठीक है, ठीक है, 7 मेंबर होता है हमारे पास प्रोपेलियम आयन C7H7 पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, ठीक है, और क्या होता है बेंजीन होती है C6H6, ठीक है, और वो सेक सकता है 5 मेंबर में, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस पर, ठीक है, तो बेसिकली ये C5H5 2 नेगेटिव, ठीक है, और दे सकता है इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये C8H8 2 नेगेटिव। वैसे तो कोड तो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, 2 नेगेटिव बनते ही एरोमेटिक हो जाएंगे, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। अब वो पूछे कि इनका कोई प्रोटॉन जो लगे हैं, जैसे मान लिया इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 में जो प्रोटॉन लगे हैं बेसिकली इनमें केमिकल शिफ्ट का क्या ऑर्डर होगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे कैसे निकालनी है, सिंपल सी बात है, उसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अपॉन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। इससे पता चल जाएगा कि पर हाइड्रोजन कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है केमिकल शिफ्ट की। अब देखो यहाँ कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2/3 आ जाएगा, यहाँ 2 2 4 2 6 है, 6/7 आ जाएगा, 7 हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 7 हाइड्रोजन, यहाँ 6/6, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 हाइड्रोजन, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10/8, ठीक है। तो अगर इसको निकालें 2/3 आएगा, ये कुछ आ जाएगा 6/7, 6/7 6/1, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है 1.2,
और ये 1.3 के आसपास, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है कि फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ इंक्रीज कर रही है। अगर पूछे वो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है तो फिफ्थ में ज़्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या होगा? केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर उल्टा होगा, क्योंकि इस पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो केमिकल शिफ्ट 2/3 थी, ठीक है, ये 1 से भी कम है ना। तो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मुझे लगता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसको यहीं खत्म करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट रुको आज के, फिर वरना मुझे एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा फालतू में। देखो केमिकल शिफ्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया मैंने यहीं, और डिटेल्ड के लिए तो आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ने पर भी आप हर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। देखो वो एक केमिकल शिफ्ट में एक और चीज़ होती है, केमिकल शिफ्ट में ओलेफिनिक सिस्टम की कहानी होती है। ओलेफिनिक सिस्टम की कहानी होती है। ओलेफिनिक सिस्टम कैसे होते हैं कि C+CH और इससे लगा हुआ OMe ग्रुप, ठीक है, और ये भी H लगा हुआ है कोई, ये HA है, B है, C है। वो ये भी तो बोल सकता है कि इसमें जो ये डायस्टीरियोट्रॉपिक है HA HB, तो आपको पता है HA सिस पर है इसके और HB ट्रांस पर है, तो इन दोनों की केमिकल शिफ्ट अलग अलग होगी, किसकी ज़्यादा होगी ये चीज़ भी होती है। तो ओलेफिनिक सिस्टम में 2 इफेक्ट होते हैं मेरे, ट्रांस इफेक्ट और एक होता है सिस इफेक्ट। मतलब इस ग्रुप के इस पर क्या इफेक्ट लगेंगे उसको ट्रांस इफेक्ट बोलेंगे, इसको पर क्या लगेंगे उसको सिस बोलेंगे। जो ट्रांस इफेक्ट होते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। कैसे इफेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। मतलब इसमें हम वही देखते हैं मेसोमेरिक +M -M, ठीक है, इंडक्टिव एंड वो, ठीक है, इंडक्टिव और सिस इफेक्टिव। इंडक्टिव पैसे नहीं लगते, मेसोमेरिक में देखते हैं। सिस इफेक्ट क्या होते हैं? इसमें हम देखते हैं ये होते हैं हमारे स्टेरिक इफेक्ट, कि अगर मेरी स्टेरिकली क्राउड है सिस में एनवायरनमेंट तो ये इलेक्ट्रॉन केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो ये भी केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा। और अगर मेरा स्टेरिकली ग्रुप है, स्टेरिक ग्रुप है कोई लगा हुआ बल्कि ग्रुप है, तो ये भी केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा सिस पर। और ट्रांसफर डोनेशन ज्यादा होता है सिस से, ये ट्रांस इफेक्ट कहता है। मतलब ये जो OMe है ना, ये ज्यादा डोनेट ट्रांस को करेगा देन सिस, और ये तो इससे लगा तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा HC del HB del HA। अब देखो भैया HC का ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि C से तो डायरेक्ट OMe लगा हुआ है ना, C इस HC वाले कार्बन से तो डायरेक्ट OMe लगा हुआ है, प्लस एनाइसोट्रोपी भी मिल रही है। यहाँ डोनेशन OMe का ये आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। इस HC पे हमेशा एनाइसोट्रोपी मेंटेन है, इस तरीके से आ रहा होगा तो HB को ज्यादा डोनेट कर रहा होगा, HA को कम करता है, ट्रांस में ज्यादा डोनेट करता है, इसको हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर नेट गेट के स्पेसिफिक पढ़ना है 15 मिनट के एपिसोड में इतना काफी है, और क्वेश्चन बिना इसके भी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपको बताइए क्या करना है, स्पेक्ट्रस का भी ये सारे लेक्चर देखने हैं। इसको यहीं खत्म करते हैं और अगले में मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे और एक एपिसोड कपलिंग कांस्टेंट का, और उसके बाद 2 एपिसोड के बाद तीसरा एपिसोड जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर को निकालेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। मैं इसमें बीच में क्वांटम भी स्टार्ट करनी है मेरे को, पर मैं क्वांटम के एपिसोड नहीं ला रहा। मैं सोच रहा हूँ पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के एपिसोड ही खत्म कर दूं। एक तो मुझे सॉलिड की भी मेन बात बतानी है, ठीक है, वो सब आएंगे, पहले ये करो, बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे क्या नहीं कर रहे, पर बहुत जरूरी चैप्टर है ये, ठीक है। इसको देखो सर, और वही करना है, लाइक शेयर कमेंट, और जल्दी से जल्दी बता दिया करो। और मैं बता रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में आपके बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। भैया बता रहा हूँ एग्जाम में अटेम्प्ट भी ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई एग्जाम, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जैम का है, तो जैम में आपका 90 नंबर का कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए। बात करूँ DU का एग्जाम है 400 नंबर का है, कम से कम 320 मतलब 80 क्वेश्चन तो में अटेम्प्ट होनी चाहिए, 320, जिसमें से कम 70 क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। BHU का 320, 120, 360 का 120 क्वेश्चन है, कम से कम हमारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए इसमें भी, ठीक है। इसी तरीके से नेट गेट का है, उसमें भी आपको पता है एक्यूरेसी प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और इसको यहीं खत्म करते हैं, अगले में मिलेंगे मल्टीप्लिसिटी के साथ। थैंक यू सो मच।